हमारा टॉर्जनल इक्वेशन है ना, इसको अब हम प्रूफ भी कर चुके हैं, अब इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट विद द इंटरप्रिटेशन, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट करने जा रहे हैं टॉर्जनल एनालिसिस ऑफ शाफ्ट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टॉर्जनल इक्वेशन को ही फ्रेम में लेके हम बहुत सारी चीजें डेराइव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। देखो, आपको पता है T by J is equal to C theta by L is equal to tau by R होता है, ये सबको पता है, राइट। नाउ यहां पे डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, बेसिकली इसको और इसको, इन दोनों को बेसिकली एक साथ लेते हैं। तो देखो हमारा क्या आएगा, T by J is equal to tau by R। अगर मैं T is equal to J को मल्टीप्लाई कर दूं तो J into tau by R आ जाएगा डियर स्टूडेंट। नाउ ये जो J by R है ना डियर स्टूडेंट, J by R, this J by R is nothing but the important point or important property of a shaft, जिसको हम बेसिकली यहां पे क्या बोलेंगे, पोलर मॉड्यूलस। अगर आपको याद होगा कि बीम में हमने सेक्शन मॉड्यूलस वर्ड डिफाइन किया था, Z, यहां पे ये बेसिकली ZP है, ये क्या कहलाएगा, ZP, जिसको हम बोलते हैं पोलर मॉड्यूलस। Now, why this is important, polar modulus? So, dear student, देखो, जो टॉर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी होगी शाफ्ट की, जो वो क्या होगी, ZP into टाउ के बराबर होगी। अगर आप इस इक्वेशन से देखो, now टाउ तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप्ड इन द शाफ्ट है, तो ये तो उसकी प्रॉपर्टी होगी, मतलब ये तो एक फिक्स वैल्यू होगी। अगर एक मटेरियल के लिए मैं देखूं तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की ऑलरेडी एक फिक्स वैल्यू है, तो अगर मुझे मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिशन देखना है तो ZP पे डिपेंड करेगा। टाउ किस पे डिपेंड कर रहा है, ZP पे। मींस ज्यादा ZP होने से, ZP की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी टॉर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी, ZP की जितनी कम होगी उसकी टॉर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी कम होगी। मींस टॉर्जनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक शाफ्ट की जो स्ट्रेंथ है वो उसका पोलर मॉड्यूलस इंडिकेट करेगा। जैसे कि बेंडिंग ऑफ बीम में मॉड्यूलस, सेक्शन मॉड्यूलस से बीम के बेंडिंग स्ट्रेंथ का आइडिया लगता था, यहां पे ZP है। सो ZP बेसिकली क्या है, एक बेसिकली इंपॉर्टेंट टर्म आ गया और इससे बेसिकली बीम के स्ट्रेंथ को हम लिंक कर देते हैं। नाउ ZP पोलर मॉड्यूलस को हम बेसिकली डिफाइन भी करते हैं, मतलब इसकी यूनिट देखते हैं। यूनिट कई बार आपको पता होना चाहिए। ZP क्या है, J by R, J मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी यूनिट होती है mm4 और R रेडियस है वो mm, सो ऑब्वियसली इसकी यूनिट होगी mm3, ये याद रखना, राइट। वहां पे भी सेक्शन मॉड्यूलस की यूनिट आई थिंक नहीं, वो अलग थी। सो यहां पे ये mm3 हो जाएगी, राइट। सो पोलर मॉड्यूलस की यूनिट mm3 है, और ये जो अलग अलग सेक्शंस ऑफ बीम है उसका पोलर मॉड्यूलस अगर आप निकाल लो तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन जाती है। तो लेट्स सी, अगर मैं यहां पे ZP ऑफ सॉलिड शाफ्ट निकालता हूं तो ZP क्या होगा, J by R, राइट। और याद रखना डियर स्टूडेंट, ये जो R है ये न्यूट्रल एक्सिस से, या यूं कह सकते हो शाफ्ट के एक्सिस से उसके एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस है। ये R जो क्या है, ये R क्या है, इसको अगर मैं वैसे तो रेडियस ऑफ शाफ्ट बोल सकता हूं, लेकिन इसको आपको याद रखना है ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम लेयर फ्रॉम सेंटर, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो J by R सॉलिड के लिए J क्या होता है, अभी हमने देखा था π/32 d4 होता है, राइट। और R को मैं क्या लिख सकता हूं, d/2, तो यहां से डियर स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा, π/16 d3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ZP सॉलिड, मतलब एक सॉलिड शाफ्ट का जो ZP होगा वो π/16 d3 होगा। मींस जो ZP सॉलिड है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है d3 के। मतलब अगर d डबल करोगे तो जो उसका सेक्शन पोलर मॉड्यूलस होगा वो 8 टाइम्स हो जाएगा, और अगर हाफ करोगे तो 1/8 पार्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सॉलिड शाफ्ट के लिए ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सॉलिड शाफ्ट के लिए पोलर मॉड्यूलस क्या होगा, राइट। नाउ डियर स्टूडेंट, फिर से अगर मैं इसको इरेज कर दूं तो फिर से अगर मैं ZP हॉलो शाफ्ट निकालना चाहूं तो हॉलो के लिए भी क्या हो जाएगा, J हॉलो बाय, अब देखो R, यहां पे R कौन सा R लेना होगा, तो ये R लेना होगा आउटर रेडियस, है ना। क्योंकि आपको बेसिकली अगर हॉलो की बात करोगे तो हॉलो में जो आपका एक्सट्रीम फाइबर है वो ये है, ये डिस्टेंस लेना होगा विच इज ऑब्वियसली कैपिटल R। तो यहाँ पे J हॉलो बाय कैपिटल R हो जाएगा। J हॉलो ऑलरेडी हम शुरू में ही देख चुके थे, π/32 कैपिटल D4 माइनस स्मॉल d4 बाय
R को मैं कैपिटल D बाई 2 लिखूंगा तो ये हो जाएगा पाई बाई 16 d4 माइनस स्मॉल d4 बाई कैपिटल D। तो देखो ये भी एक फॉर्मूला आ गया हॉलो शाफ्ट का। सो दो शाफ्ट जनरली दो क्रॉस सेक्शन काफी यूज होता है, सॉलिड और हॉलो। इसके लिए आपने पोलर मॉड्यूलस निकाल लिया। और पोलर मॉड्यूलस एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टॉर्जन ऑफ शाफ्ट का, जो बेसिकली उसके टॉर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। टॉर्क को ही बेसिकली टॉर्जनल एनालिसिस, शाफ्ट के टॉर्जनल एनालिसिस में टॉर्क शाफ्ट का स्ट्रेंथ बोलते हैं स्ट्रेंथ। तो शाफ्ट में कितनी स्ट्रेंथ है वो उसका पोलर मॉड्यूलस बताएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने पोलर मॉड्यूलस निकाली, इसकी यूनिट mm³ है, ये भी याद रखना। कई बार एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमने इस इक्वेशन से क्या निकाला, पोलर मॉड्यूलस। पोलर मॉड्यूलस को हमने डिफाइन किया, राइट। नाउ पोलर मॉड्यूलस को अभी हम वी आर कीपिंग असाइड। यहां से ये वाले फॉर्मूले पे अब आते हैं, फिर से वही जहां से हमने पोलर मॉड्यूलस डिफाइन किया। यहां से जो T है ये शाफ्ट का स्ट्रेंथ है, तो एक स्ट्रेंथ फॉर्मूला आएगा T इज इक्वल टू, J को अभी सॉलिड की बात कर रहे हैं, राइट। अगर मैं सॉलिड के लिए टॉर्क की बात करूं तो J सॉलिड क्या होता है, पाई बाय 32 d4, और R को ऑब्वियसली मैं d बाई 2 लिख दूंगा और टाउ, राइट। और ये हो जाएगा पाई बाय 16 टाउ d क्यूब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको ये फॉर्मूला एकदम से याद कर लेना है सॉलिड शाफ्ट के लिए डियर स्टूडेंट। सो एक सॉलिड शाफ्ट टॉर्जन में कितना टॉर्क ट्रांसमिट करेगा, मैक्सिमम पाई बाय 16 टाउ d क्यूब। टाउ क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है। यहां से ये भी एक चीज क्लियर है डियर स्टूडेंट, जो कि कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा, कि सॉलिड शाफ्ट का जो टॉर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, d क्यूब के, राइट। तो अगर आप डाया को डबल करोगे तो ऑब्वियसली टॉर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 8 टाइम्स हो जाएगी। ये d क्यूब के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट होता है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो इसी को हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट स्ट्रेंथ फार्मूला। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ फार्मूला। तो कोई भी टॉर्जन में एक शाफ्ट अगर सॉलिड है वो कितना सेफली टॉर्क ट्रांसमिट करेगा, पाई बाय 16 टाउ d क्यूब। व्हाट इज टाउ, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ द शाफ्ट मटेरियल। टाउ क्या है, d क्या है, डाया ऑफ द शाफ्ट। बट ये सॉलिड के लिए डियर स्टूडेंट। सिमिलरली मैं अगर हॉलो के लिए निकालूं तो हॉलो के लिए फिर से क्या हो जाएगा, हॉलो के लिए निकालूंगा तो T Z हॉलो इनटू टाउ, और Z हॉलो आपने ऑलरेडी निकाल लिया, कितना, ZP हॉलो पाई बाय 16 d4 माइनस d4 बाय कैपिटल D। ये तो हो जाएगा ZP इनटू टाउ। टाउ को मैं टाउ लिख देता हूं। इसको रीअरेंज करूंगा तो देखो हॉलो के लिए क्या आ जाएगा, शियर टॉर्क ट्रांसमिशन पाई बाय 16 टाउ d4 माइनस d4 बाय कैपिटल D, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। यहां पे एक बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं सिली मिस्टेक होता है, अगर स्टूडेंट को आदत होती है कि भाई सॉलिड के लिए जो वैल्यू है हॉलो में सिर्फ जहां पे डाया टर्म है उसमें कैपिटल D माइन स्मॉल d वाला टर्म रिप्लेस कर दो, जैसे कि हमने J में भी किया था। J सॉलिड क्या होता है डियर स्टूडेंट, J सॉलिड होता है पाई बाय 32 d4। तो हॉलो के लिए हमने क्या सीधा अज्यूम कर लिया था, मतलब होता है, इसको जनरली स्टूडेंट अपने माइंड में बिठा लेते हैं, पाई बाय 32 कैपिटल D4 माइनस स्मॉल d4, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, मतलब ऐसा माइंड में रखते हैं। और वही लॉजिक अगर यहां पे देखोगे तो गलत हो जाएगा। देखो सॉलिड के लिए स्ट्रेंथ फार्मूला होता है पाई बाय 16 टाउ d क्यूब। हॉलो के लिए क्या होगा, पाई बाय 16 टाउ कैपिटल D क्यूब माइनस स्मॉल d क्यूब नहीं होगा। यही चीज आपको समझना है, क्योंकि ये मैंने कई बार while taking classes for the strength of material कई बार स्टूडेंट्स को मैंने गलती करते हुए देखा और अच्छे स्टूडेंट्स को करते हुए देखा है। तो सबसे पहले आपको डेरिवेशन के बाद जो आउटकम मिला है ना वो याद रखना है। मींस हॉलो का पाई बाय 16 टाउ कैपिटल D क्यूब माइनस स्मॉल d क्यूब नहीं होगा, तो क्या होगा, सो दैट विल बी पाई बाय 16 टाउ कैपिटल D4 माइनस स्मॉल d4 बाय कैपिटल D, नीचे कैपिटल D होगा। सो पाई बाय 16 टाउ dq नहीं होगा बट d4 माइनस d4 बाय कैपिटल D होगा। सो यूनिट वाइज तो dq ही होगा। सो दिस इज द हॉलो स्ट्रेंथ फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन दो पे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना होता है। हॉलो शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट के लिए आपने स्ट्रेंथ फार्मूला समझ लिया डियर स्टूडेंट, राइट। ओके सो डियर स्टूडेंट अगेन टॉर्जनल फार्मूला से फिर से एक नया कॉन्सेप्ट डेराइव करते हैं।
हमने पोलर मॉड्यूलस समझ लिया, स्ट्रेंथ फॉर्मूला हमने उससे डेराइव कर लिया। नाउ एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं और उसके लिए हम बेसिकली ये दो इक्वेशन को ले रहे हैं, दो पार्ट को, ना कि इसको और इसको लेने के बाद लेने से हमारा जो पहले आया था वो आएगा। बट इन दोनों को देखो क्या बेसिकली डिफरेंस है, इसमें हम टॉर्क भी ले रहे हैं और जे भी है, बट यहाँ पे एंगल ऑफ ट्विस्ट को भी आप अकाउंट में लेते हो। देखो ये वाले टर्म में जो भी वैल्यू आप निकालोगे उसमें ट्विस्ट भी कंसिडरेबल होगा। इससे पहले इसमें और इसको इक्वेट करके जो स्ट्रेंथ फार्मूला लिया था इसमें ट्विस्ट का कहीं पे रोल है ही नहीं, मींस वो प्योर स्ट्रेंथ वाइज है, राइट, वो स्ट्रेंथ फार्मूला था। बट यहाँ पे थीटा भी अकाउंट करके हम टॉर्क निकाल सकते हैं, हमें फिर से वही स्ट्रेंथ ही निकालना है। बट ये जो टॉर्क आएगा, ये टॉर्क क्या हो जाएगा, जेसी थीटा बाय एल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि जे की जो वैल्यू होगी पुट कर देंगे, सी की वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा भी पुट कर देंगे और एल भी पुट कर देंगे। तो ये जो टॉर्क आएगा डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं स्टिफनेस फार्मूला। ये क्या है, स्टिफनेस, क्योंकि जो एक शाफ्ट है वो स्ट्रेंथ और स्टिफनेस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन होता है। सिर्फ स्ट्रेंथ से आपकी बात नहीं बनेगी, क्योंकि आपको पता है कि एंगल ऑफ ट्विस्ट भी बेसिकली उसको एंगल ऑफ ट्विस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको सेफ रहना होगा। तो इसको बोलते हैं स्टिफनेस फार्मूला। सो मेरा कहने का ये मतलब है कि ये जो टॉर्क आएगा ये जेसी थीटा बाय एल, इसमें बेसिकली इसको बोलते हैं स्टिफनेस फार्मूला। सो स्ट्रेंथ फार्मूला और स्टिफनेस फार्मूला दोनों से बेसिकली टॉर्क जो निकलेगा एक शाफ्ट के लिए व्हाइल डिजाइनिंग अ शाफ्ट, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू हम लेंगे डियर स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली इन दोनों में से जो लेसर वैल्यू होगी वो वैल्यू एक सेफली शाफ्ट ट्रांसमिट कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाइल डिजाइनिंग अ शाफ्ट, the torque obtained from strength formula and also from stiffness formula, from design point of view the safe torque will be lesser of these two। इन दोनों में से जो कम होगा उसको लेंगे। आप कम को ही क्यों लिया, ज्यादा को क्यों नहीं लिया, तो इसको ऐसे समझ सकते हो। मान लो स्ट्रेंथ फार्मूला से मींस शाफ्ट की जो भी कंडीशंस है, टाउ आर टी जे व्हाटएवर, उससे आपका स्ट्रेंथ से जो टॉर्क आया वो 100 न्यूटन मीटर आया, राइट, मींस स्ट्रेंथ फार्मूला के हिसाब से वो 100 न्यूटन सेफली ट्रांसमिट कर देगा, या 100 न्यूटन अगर सब्जेक्टेड होगा तो वो सेफ रहेगा। नाउ स्टिफनेस फार्मूला से जिसमें थीटा भी अकाउंट में, मान लो 105 आ गया, फॉर एग्जांपल 105 न्यूटन मीटर आ गया, मींस ये कहता है कि अगर आप स्टिफनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो शाफ्ट 105 तक अप्लाई कर सकते हो उस शाफ्ट पे, या वो शाफ्ट सेफली 105 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको दे देगा। नाउ आपको पता है कि एक शाफ्ट को स्ट्रेंथ में भी फिट अपने आप को ओके दिखाना है और स्टिफनेस में भी, तो 105 अगर आप लगाते हो तो स्टिफनेस में तो वो डिलीवर कर देगा या सेफ रहेगा, बट स्ट्रेंथ में तो उसकी मैक्सिमम लिमिट 100 ही है ना, तो 105 लगाओगे तो ऑब्वियसली वो फेल हो जाएगा। मींस यू कैन नॉट टेक हायर वैल्यू बिकॉज वो लोअर वैल्यू के केस में फेल कर देगा, राइट, क्योंकि ये टॉर्क उसकी अपनी कैपेसिटी है जो बेसिकली उसको एग्जिबिट करना है, उसको बेसिकली डिलीवर करना है। तो डिलीवरेंस में बेसिकली हम क्या करेंगे, लेसर वैल्यू मतलब सेफर साइड रखेंगे, दोनों में से लेसर वैल्यू रखेंगे, क्योंकि कम लेने से क्या है, उस केस में तो ऑब्वियसली सेफ रहेगा, बट दूसरे केस में भी बेसिकली उसमें तो उसकी स्ट्रेंथ वैसे भी ज्यादा है लेकिन आपने कम लिया, उसमें तो और सेफ रहेगा। सो इन दिस वे यू कैन इजीली कंक्लूड कि आपको डिजाइनिंग में स्ट्रेंथ फार्मूला और स्टिफनेस फार्मूला में से जो टॉर्क लेना है वो लेसर वैल्यू लेनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एसएससी जेईई में न्यूमेरिकल भी आया हुआ, हम वो न्यूमेरिकल भी करेंगे और वहां पे प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे टॉर्क को हमें लेसर वैल्यू लेनी है। सो लेट्स सी स्टिफनेस फार्मूला, मैं यहां पे ये मेंशन कर देता हूं, while designing a shaft, lesser value of torque will be considered as safe torque. Lesser value of torque will be considered as safe torque between value obtained from strength and stiffness formula or condition you can say.
सो आप इसको ऐसे लिख सकते हो t इज इक्वल टू पाई बाय 16 टाउ dq। इस केस में इसको t1 बोलते हैं और इसको t2 बोल देते हैं। ये हो जाएगा जे सी थीटा बाय एल सेकंड। तो आपको बेसिकली हमेशा t1 और t2 में से क्या लेना है, लेसर वैल्यू लेना है। t सेफ क्या होगा हमेशा, लेसर ऑफ t1 एंड t2। छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट आपको याद रखना है, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कम्स, जब आपको शाफ्ट का साइज पता है, डाया वगैरह पता है, तब आपको टॉर्क डिसाइड करना है। तो ये लॉजिक लगाते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, यहां पे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझना होगा। ये जो टर्म आप देख रहे हो ना जेसी, ये जो जेसी एक टर्म है ना, इस जेसी को अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, जेसी हो जाएगा टीएल बाई थीटा, राइट? ये जो जेसी है ना, और यू कैन से टीएल बाई थीटा, ये इसी टर्म को, इसको या इसको, हम इन दोनों को नाम देते हैं एंड दैट इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट टॉर्जनल रिजिडिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद होगा बीम में मैंने फ्लेक्सुरल रिजिडिटी एक टर्म डिफाइन किया था, और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या होता है, E इंटू आई, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ पे बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ भी है, लेकिन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है J, और वहां पे यंग्स मॉडुलस नहीं है, शियर मॉडुलस है, क्योंकि आपको पता है कि जो टॉर्जनल स्ट्रेस होगा वो शियर होता है। तो वहां पे भी जेसी को, वहां पे हमने EI को फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बोला था, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट टॉर्जनल रिजिडिटी। सो दिस इज टॉर्जनल रिजिडिटी। ये कई बार एग्जाम में आपके एसएससी जेई में पोलर मॉडुलस, पोलर मॉडुलस और टॉर्जनल रिजिडिटी दोनों को डिफाइन करने के लिए एक बार अलग से सब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। तो अब हमने पोलर मॉडुलस ऑलरेडी डिफाइन कर लिया, अब टॉर्जनल रिजिडिटी को समझते हैं। तो टॉर्जनल रिजिडिटी को अगर आप देखोगे तो ये प्रोडक्ट है किसका, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का, या यूं कह सकते हो इट इज बेसिकली टीएल बाय थीटा। तो टॉर्जनल रिजिडिटी को अगर मुझे डिफाइन करना है तो ये तो प्रोडक्ट ऑफ जेसी होगा, या टीएल बाय थीटा अगर लिखेंगे तो देखो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर थीटा 1 हो जाए और एल भी 1 हो जाए तो टॉर्क टी कितना हो जाएगा, जेसी के बराबर हो जाएगा। मींस ये जो जेसी है टॉर्जनल रिजिडिटी, ये टॉर्क के बराबर होता है, लेकिन कब, जब एंगल ऑफ ट्विस्ट यूनिटी हो और लेंथ भी यूनिटी हो। मींस यहां से इसको डिफाइन कर सकते हैं हम कि टॉर्जनल रिजिडिटी इज द टॉर्क, सेफ टॉर्क डिलीवर्ड बाय अ शाफ्ट इन केस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया डियर स्टूडेंट। यूनिट लेंथ मींस पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट, जो टॉर्क होता है वही बेसिकली टॉर्जनल रिजिडिटी होती है। सो टॉर्जनल रिजिडिटी इज द टॉर्क पर यूनिट लेंथ एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट। ये आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। ये कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आया होगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए। और इसकी यूनिट क्या होगी डियर स्टूडेंट, टॉर्जनल रिजिडिटी की यूनिट कई बार आपको पूछता है। तो देखो J की यूनिट क्या होती है, mm4, और C की होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अगर mm स्क्वायर से ये mm स्क्वायर, नाउ इट विल बी न्यूटन mm स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो भी आप बोलो, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सब इसकी यूनिट हो जाएगी, ये याद रखना। तो टॉर्जनल रिजिडिटी फिर से बेसिकली एक शाफ्ट का बेसिकली ये बताता है कि पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट में कितना टॉर्क ट्रांसमिट करेगा। ये बेसिकली इसकी स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। बट थीटा 1 होना चाहिए और लेंथ 1 होना चाहिए। तो ये भी टर्म आपने डिफाइन कर लिया, और यहां से बेसिकली आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। एंड वन मोर थिंग डियर स्टूडेंट, अगर आपको याद होगा कि पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा, ये हमने एक फॉर्मूला देखा था, या इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करके हमने लिखा था 2 पाई m by 60, और P is equal to T 2 pi NT by 60, ये हमने लिखा था। डियर स्टूडेंट यहां से भी तो टॉर्क निकाला जा सकता है। ये कितना होगा, 60P by 2 pi n। याद रखना, ये जो टॉर्क आता है ये एवरेज टॉर्क होता है। ये क्या होता है, एवरेज, और यू कैन से दिस इज एवरेज टॉर्क और मीन टॉर्क, एवरेज और मीन टॉर्क, ये चीज आपको याद रखना होगा।
एवरेज और मीन टॉर्क कहलाता है 60 p/2 पाई। सो जब कभी टॉर्जन में पावर दिया हुआ है, आरपीएम दिया हुआ है, तो उससे जो टॉर्क निकलेगा वो हमेशा एवरेज टॉर्क होता है। और अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसी एवरेज टॉर्क को बेसिकली मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट एज्यूम कर लेंगे। बट कई बार कंडीशन दी रहती है कि नहीं, ये जो एवरेज टॉर्क है इसका 5% ज्यादा यू कैन से मैक्सिमम टॉर्क होगा, तो ऑब्वियसली फिर आपको उस हिसाब से मैक्सिमम टॉर्क निकालना होगा। और फिर जो स्ट्रेंथ फार्मूला है T = π/16 tau d3 इसमें या इसमें उसको यूज करना है। तो ये भी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो क्लियर होगा डियर स्टूडेंट। सो आई थिंक ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया, राइट? ओके, सो डियर स्टूडेंट अब हम आपको अभी मैंने बताया कि स्ट्रेंथ और स्टिफनेस दोनों फार्मूला से टॉर्क अगर हमें निकालते हैं एक गिवन साइज ऑफ शाफ्ट के लिए, तो उसमें से लेसर वैल्यू हम लेंगे सेफ टॉर्क, जो कि शाफ्ट ट्रांसमिट कर सकता है डिजाइनिंग के केस में। नाउ डिजाइनिंग के केस में एक रिवर्स केस भी हो सकता है कि एक टॉर्क ऑलरेडी गिवन हो जो कि एक शाफ्ट से आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये ट्रांसमिट करे, बट आपको साइज नहीं पता, या यू कैन से कि आपको वो साइज डिफाइन करना है। तो वो साइज डिफाइनिंग इज आल्सो अ पार्ट ऑफ डिजाइनिंग, और उस केस में उसके साइज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो बहुत सिंपल है डियर स्टूडेंट। फिर से हम आपको पता है कि शाफ्ट को हम स्ट्रेंथ और स्टिफनेस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से गेज करते हैं, मतलब दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ रहना है। तो हम स्ट्रेंथ फार्मूला में जो टॉर्क गिवन होगा उस टॉर्क को हम बेसिकली पुट करके π/16 tau d3 पुट करके यहां से हम d निकाल लेंगे, तो 16t/π tau होल टू द पावर 1/3 हो जाएगा, राइट? तो यहां से एक साइज आपने d निकाल लिया 1, राइट? मतलब इस टॉर्क को स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से ये साइज सेटिस्फाई करेगा, राइट? नाउ स्टिफनेस पॉइंट ऑफ व्यू से t क्या था डियर स्टूडेंट? jc(θ/l). तो यहां से भी अगर आप देखोगे तो j में ऑलरेडी क्या होता है π/32 d4, अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो यहां से भी d आप निकाल सकते हो, राइट? तो ये लेकिन ये d जो होगा ये किससे निकलेगा? स्टिफनेस फार्मूला से। तो ये जो d आएगा इसको हम सेकंड बोल देंगे, राइट? तो जो टॉर्क आपको गिवन है उस टॉर्क को स्ट्रेंथ में पुट करके डाया निकाल लिया, उसी को स्टिफनेस में पुट करके फिर डाया निकाल लिया। नाउ अब इन दोनों डाया में से कौन सा सेफ डाया होगा, या यू कैन से जो आपको एज्यूम करना है कि इतने साइज का शाफ्ट बनाना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लार्जर वैल्यू लेंगे डियर स्टूडेंट। मतलब इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू आएगी उसको बेसिकली हम कंसीडर करेंगे। इस पे भी न्यूमेरिकल आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और इस पे एसएससी जेईई में आ चुका है। अभी हम थ्योरी पार्ट को कंप्लीट करते हैं, न्यूमेरिकल पे जब आएंगे तो हम इसको वहां पे सॉल्व भी करेंगे। तो आप अपने माइंड में बिठा लो कि स्ट्रेंथ और स्टिफनेस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अगर टॉर्क गिवन है तो उस टॉर्क को स्ट्रेंथ और स्टिफनेस दोनों फार्मूला में पुट करके डाया जो निकालेंगे उस डाया में से जो लार्जर वैल्यू होगी उस डाया को हम कंसीडर करेंगे। तो मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, सो फॉर इन डिजाइनिंग a shaft, larger dia will be taken between the obtained value from first and second। देखो फर्स्ट और सेकंड मतलब स्ट्रेंथ और स्टिफनेस फार्मूला से जो डाया मिलेगा उसमें से जो लार्जर वैल्यू है ये लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शाफ्ट को जब टॉर्जन में डिजाइन करते हैं तो ये दो पॉइंट हमेशा याद रखना है, टॉर्क हमेशा लेसर वाली वैल्यू लेते हैं, डाया लार्जर वाली वैल्यू लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको याद रखना है, राइट डियर स्टूडेंट? ओके, सो डियर स्टूडेंट नाउ टॉर्जनल एनालिसिस ऑफ शाफ्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड वो है बेसिकली कंपैरिजन ऑफ सॉलिड एंड हॉलो शाफ्ट। कई बार इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बहुत ही पॉपुलर एक क्वेश्चन है टॉर्जन का, और वो ये कहता है कि हॉलो शाफ्ट हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है सॉलिड शाफ्ट से, और कई बार इसको ऐसे भी बोलते हैं कि हॉलो शाफ्ट हमेशा प्रेफरेबल होता है सॉलिड शाफ्ट से टॉर्जन में। तो ये कैसे होता है? जनरली हमारे माइंड में आता है कि यार कोई सॉलिड शाफ्ट है तो वो ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, हॉलो में तो मटेरियल नहीं है, वीक होगा, खोखला होगा, ऐसा माइंड में आता है। बट टेक्निकली ऐसा नहीं है डियर स्टूडेंट। टेक्निकली हॉलो शाफ्ट सुपीरियर है
टॉर्क ट्रांसमिशन में भी और वेट भी सेम होता है उससे, मींस वो इकोनॉमिकल भी है। और इसके पीछे पूरा एक टेक्निकल बेस है जो ये प्रूव करता है कि हॉलो शाफ्ट इज ऑलवेज प्रेफर्ड as far as torsion is concerned. So dear student, इसी के लिए एक बेसिकली इस पे कई बार अलग-अलग फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स को क्लैरिटी के लिए मैं बेसिकली आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और ये सब डेरिवेबल है, मतलब इसको हम डेराइव भी कर सकते हैं, बट मैंने अभी इसको डेराइव नहीं किया है क्योंकि जो डेरिवेशन होगा वो किसी भी स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा और वो डेरिवेशन आप आसानी से कर सकते हो क्योंकि अगर आपका न्यूमेरिकल अप्रोच क्लियर है। सो सबसे पहले देखो हम ये देखना चाह रहे हैं, कंपैरिजन करना चाहते हैं, कंपैरिजन ऑफ सॉलिड एंड हॉलो शाफ्ट। तो देखो सबसे पहला कंपैरिजन है स्ट्रेंथ का। मैंने से स्ट्रेंथ मींस टॉर्क, किसी भी शाफ्ट का जो टॉर्क होता है। तो देखो सॉलिड और हॉलो शाफ्ट की स्ट्रेंथ को कंपेयर करें, मतलब टॉर्क ऑफ हॉलो बाय टॉर्क ऑफ सॉलिड, दोनों का रेशियो निकालते हैं। और अगर ये 1 से बड़ा हुआ मींस हॉलो शाफ्ट हमेशा सॉलिड शाफ्ट से ज्यादा टॉर्क ट्रांसमिट करेगा, यही मतलब होगा। बट अगर इन दोनों का रेशियो 1 से कम हुआ, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, मींस हॉलो कम टॉर्क ट्रांसमिट करेगा, सॉलिड ज्यादा करेगा, यही होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद टी हॉलो बाय टी सॉलिड। सो डियर स्टूडेंट, हॉलो शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट का अगर टॉर्क ट्रांसमिशन का रेशियो अगर निकालोगे तो पहले कुछ एक कंडीशन एज्यूम करनी होगी और तभी आप उसको बोलोगे कंपेयरिंग ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब टॉर्क का कंपेयरिंग। सो ये कंपेयरिंग जब करोगे तो पहले हम इनपुट को फिक्स करते हैं। इनपुट हमारा क्या है, सेम लेंथ होनी चाहिए हॉलो और सॉलिड की। सॉलिड शाफ्ट हॉलो शाफ्ट की लंबाई सेम होनी चाहिए, सेम मटेरियल होनी चाहिए, मटेरियल में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दोनों एक ही मटेरियल का बना हुआ होना चाहिए। ऑब्वियसली जब आप कंपेयर करते हो तो कुछ चीजें आपको पैरामीटर फिक्स करनी होगी। सेम मटेरियल का मतलब है डियर स्टूडेंट, दोनों का डेंसिटी सेम होनी चाहिए और यू कैन से मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी सेम होनी चाहिए, राइट। सो सेम मटेरियल का मतलब है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी सेम है और डेंसिटी सेम है। डियर स्टूडेंट, डेंसिटी सेम मटेरियल का मतलब है यहाँ पे डेंसिटी रो हॉलो इज इक्वल टू रो सॉलिड, ऐसा भी आप समझ सकते हो, राइट। सो सेम मटेरियल होना चाहिए और सेम वेट भी होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। जब आप कंपेयर कर रहे हो हॉलो और सॉलिड के स्ट्रेंथ को, मतलब टॉर्क को, तो सेम वेट भी हम अज्यूम करके चलते हैं, मतलब हॉलो शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट दोनों का वेट सेम है, राइट। लेंथ सेम है, सेम मटेरियल है, वेट भी सेम है। वैसे से वेट सेम है तो आपको पता है कि वेट क्या होता है डियर स्टूडेंट, वेट होता है मास इनटू ग्रेविटी। मास को मैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी लिख दूंगा, राइट। सो डेंसिटी, वॉल्यूम को एरिया इनटू लेंथ बोल दूंगा इनटू जी। तो यहां से देखो रो सेम है, एल भी सेम है, जी तो सेम ही होता है, मतलब वेट जो कि ए क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर वेट सेम है इट मींस क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, क्योंकि वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर मटेरियल सेम है, लंबाई सेम है, तो डेफिनेटली वेट किससे लिंक हो जाएगा, एरिया से। तो अगर आप सेम वेट बोल रहे हो इट मींस क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम होगा। तो हमारा इनपुट क्या है, सेम लेंथ, सेम मटेरियल, सेम वेट और यू कैन से सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी हमारा सेम है। तो ये इनपुट अगर हम लेते हैं तो डियर स्टूडेंट, हॉलो शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट के टॉर्क ट्रांसमिशन का अगर रेशियो निकालोगे तो ये एक डेरिवेशन का पार्ट है, ये आएगा n स्क्वायर प्लस 1 बाय n रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 1। अब आप बोलोगे व्हाट इज n, तो डियर स्टूडेंट n कुछ नहीं है, ये बेसिकली डेरिवेशन किया हुआ स्मॉल n है हॉलो शाफ्ट और हॉलो शाफ्ट का आउटर डाया और हॉलो शाफ्ट के इनर डाया का रेशियो है। ऑब्वियसली ये n ग्रेटर देन 1 होगा, ये हमेशा क्या होगा डियर स्टूडेंट, 1 से बड़ा होगा, तो n विल बी ग्रेटर देन 1। सो हॉलो शाफ्ट का आउटर डाया और हॉलो शाफ्ट के इनर डाया का रेशियो है n। तो हॉलो शाफ्ट का शाफ्ट टॉर्क, सॉलिड शाफ्ट का जो टॉर्क होगा वो n स्क्वायर प्लस 1 बाय n रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 1 होगा। चूंकि n 1 से बड़ा होता है ऑलवेज, क्योंकि आउटर डाया हमेशा इनर डाया हॉलो शाफ्ट का बड़ा ही होगा। तो अगर हम किसी भी रैंडम वैल्यू पे जाए तो n को अगर हमने 2 मान लिया, मतलब हमने मान लिया कि हॉलो शाफ्ट का आउटर डाया इनर डाया का डबल है, तो डेफिनेटली इस n को 2 पुट करके इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1.44। सो n जो भी 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू लोगे तो हॉलो शाफ्ट बाय सॉलिड शाफ्ट का कुछ भी जो रेशियो आएगा वो 1 से बड़ा आएगा। मींस हॉलो शाफ्ट का टॉर्क सॉलिड शाफ्ट के टॉर्क से 1 से बड़ा, मींस कुछ भी, जैसे यहाँ पे 1.44 टाइम्स आ रहा है। इट मींस यहां से क्लियर हो गया कि हॉलो शाफ्ट का टॉर्क सॉलिड शाफ्ट से ज्यादा होगा, जो कि हॉलो शाफ्ट इज स्ट्रॉन्गर देन सॉलिड शाफ्ट टेक्निकली बोला जाएगा। तो यहां से एस्टैब्लिश हो गया कि हॉलो शाफ्ट इज स्ट्रॉन्गर देन सॉलिड शाफ्ट, लेकिन कंडीशन जरूर याद रखनी है, फॉर सेम लेंथ,
सेम मटेरियल, सेम वेट और इन अदर लैंग्वेज क्रॉस सेक्शनल, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड सेम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। इस कंडीशन में सॉलिड शाफ्ट से ज्यादा टॉर्क ट्रांसमिट करता है हॉलो, तो बेटर है ना हमारे पास अगर ये दोनों कंडीशन सॉलिड और हॉलो में इक्वल है तो ऑब्वियसली हमारा हॉलो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है क्योंकि ज्यादा टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है। नाउ द सेकंड कंपैरिजन ये एस्टैब्लिश हो गया डियर स्टूडेंट। नाउ द सेकंड कंपैरिजन इज कि वेट का रेशियो, हम बेसिकली हॉलो शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट के वेट का रेशियो निकालना चाह रहे हैं। तो ये रेशियो कंपैरिजन करने के लिए हमने क्या माना है, सेम लेंथ और मटेरियल भी सेम माना है। अब हमने एरिया सेम नहीं माना है क्योंकि एरिया सेम होगा तो फिर वेट तो सेम ही हो जाएगा ना। वेट का अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि किसमें हमारी वेट सेविंग होती है तो वेट को हम सेम नहीं मानेंगे, मटेरियल सेम मानेंगे, लेंथ सेम मानेंगे और टॉर्क ट्रांसमिशन मतलब हम ये मान रहे हैं कि दोनों सेम टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है। अभी अपने को टॉर्क पे नहीं जाना, आपने ये देखना है कि फॉर सेम टॉर्क कितना बेसिकली वेट सेव हो रहा है हॉलो। तो देखो फॉर सेम टॉर्क, सेम लेंथ एंड सेम मटेरियल अगर आप हॉलो शाफ्ट का वेट और सॉलिड शाफ्ट का रेशियो अगर देखोगे तो अगेन एक डेरिवेशन का पार्ट है ये, n स्क्वायर माइनस 1 within bracket n to the power 2 by 3 upon within bracket n4 minus 1 whole to the power 2 by 3। अगर आप देखोगे ये थोड़ा सा एब्सर्ड सा वैल्यू है बट आपको इस वैल्यू में नहीं जाना, जिसको भी इंटरेस्ट है आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर आप देखोगे ये डेरिवेशन कोई मेजर थिंग नहीं है बट जो आउटकम है उसको एग्जैक्टली एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली मैंने वहां से आपको बताया। सो अगर फिर से चूंकि n क्या है एज यूजुअल स्मॉल n क्या है जैसा हमारा पहले था, हॉलो शाफ्ट का आउटर डाया और इनर डाया का रेशियो है जो कि हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो अगर मैं इसमें 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करूं तो जो कि यहाँ पे हमने n2 लिया है तो देखो वेट ऑफ हॉलो आ जाएगा 0.7829 इनटू वेट ऑफ सॉलिड। तो यहाँ से क्लियर है कि वेट ऑफ हॉलो विल बी लेसर देन वेट ऑफ सॉलिड। यहाँ से क्लियर है डियर स्टूडेंट, वेट ऑफ हॉलो हमेशा लेसर होगा सॉलिड से, मींस वेट जो हॉलो का वेट होगा वो कम होगा, मतलब मटेरियल सेव हुआ ना, बिकॉज़ हॉलो में कम मटेरियल यूज होगा सॉलिड में ज्यादा, बट टॉर्क दोनों सेम ट्रांसमिट कर रहा है, सेम टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है। तो देखो अगर आप सेम टॉर्क ट्रांसमिट करवा रहे हो तो वेट कम लग रहा है हॉलो में, और अगर आप टॉर्क अलग अलग मानते हो लेकिन वेट बेसिकली सेम मानते हो तो टॉर्क फिर हॉलो वाला ज्यादा दे रहा है। तो इन बोथ वे कंक्लूड करके आप कह सकते हो कि हॉलो शाफ्ट इज ऑलवेज प्रेफर्ड, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टॉर्जनल एनालिसिस ऑफ शाफ्ट का ये बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है कि हॉलो शाफ्ट हमेशा ज्यादा टॉर्क ट्रांसमिट करता है। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, और इन सब का एक बेसिकली मैथमेटिकल बेस है जो कि आप आसानी से कर सकते हो। ये कंडीशन को यूज करके आपको जस्ट फार्मूला यूज करना है, टॉर्क हॉलो टॉर्क सॉलिड दोनों का फार्मूला पुट करो और ये n आपने एज्यूम किया उसी को बेसिकली मैथमेटिकली सिंथेसाइज करके आसानी से आप निकाल सकते हो। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, बट ये जो ओवरऑल एनालिसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। सो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? ओके, सो डियर स्टूडेंट, जो एक नेक्स्ट पॉइंट है जिसके बारे में बेसिकली अगेन आपको समझना चाहिए, इस पे न्यूमेरिकल भी आया हुआ है, आता रहता है, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट ऑफ शाफ्ट। डियर स्टूडेंट, टॉर्जन में रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। मानो एक शाफ्ट है, सॉलिड शाफ्ट है, और वो एक सर्टेन टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है, उसका एक सर्टेन लेंथ डायमेंशन वगैरह है। अब उसको हटा के आपको उसकी जगह मान लो हॉलो यूज करना है, मींस किसी एक शाफ्ट को रिप्लेस करके दूसरा शाफ्ट अगर आपको लगाना है तो ऐसे केस में आपको कैलकुलेशन करना होता है। तो एक दैट केस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट ऑफ शाफ्ट। तो याद रखना, रिप्लेसमेंट ऑफ शाफ्ट के केस में कुछ कंडीशंस दी होती हैं, उस कंडीशंस को फॉलो करना होता है। बट एक चीज ऐसी है जो आपको हमेशा याद रखना है, और वो है कि रिप्लेसमेंट में टॉर्क इक्वल होगा। मतलब एक शाफ्ट जो ऑलरेडी फंक्शनिंग में वो जितना टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है, अगर उसको हटा के हम दूसरा शाफ्ट अगर उस पे अप्लाई कर रहे हैं या उसकी जगह दूसरे शाफ्ट को यूज कर रहे हैं, तो जो पहला वाला शाफ्ट जो टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा था वही टॉर्क इस न्यू शाफ्ट को भी ट्रांसमिट करना होगा। ये अंडरस्टूड है, मींस टॉर्क शुड बी इक्वल। ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। रिप्लेसमेंट ऑफ शाफ्ट में क्या होता है, हमेशा टॉर्क शुड बी इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। हालांकि कई बार दिया रहता है, नहीं दिया होगा तब भी आपको याद रखना है। मान लो फर्स्ट केस है, फर्स्ट से रिप्लेस करके हम सेकंड केस पर आते हैं, मतलब सेकंड शाफ्ट लगाते हैं, तो T1 इज इक्वल टू T2 होना चाहिए, दोनों का शाफ्ट का टॉर्क सेम होना चाहिए 1। अब
वहां पे अब दूसरी चीजें दी हो सकती है, जैसे लेंथ फिटमेंट के लिए मान लो L1 = L2 भी हो सकता है, ये एक ऑप्शनल कंडीशन है, और भी एक दो कंडीशन दे सकता है, बट ये मैंडेटरी है, ये आपको होना ही होना चाहिए, ये याद रखना रिप्लेसमेंट ऑफ शाफ्ट में। बाकी फिटमेंट के लिए लेंथ और और भी कुछ कंडीशंस दे सकता है जो कि ऑप्शनल होगा, बट दीज आर ऑल ऑप्शनल, है ना, ये ऑप्शनल है। कई बार फिटमेंट के लिए ये भी मैंडेटरी हो जाता है, बट अदर थिंग्स एक दो और आप देखोगे तो ऑप्शनल दिया रहता है। तो रिप्लेसमेंट पे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये अपने माइंड में इसको रखेंगे डियर स्टूडेंट, राइट? ओके, सो डियर स्टूडेंट, टॉर्जनल एनालिसिस ऑफ शाफ्ट में जो नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको अंडरस्टैंड करना है, जिस पे बेसिकली आपको न्यूमेरिकल्स भी कई बार आते हैं, और ये कॉन्सेप्ट है जो आपको अंडरस्टैंड करना है, वो कॉन्सेप्ट है कि अगर शाफ्ट सीरीज में है या पैरेलल में है तो टॉर्जनल एनालिसिस के टाइम में आपको क्या दिमाग में रखना है, क्या माइंड में रखना है, वो आपको अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि शाफ्ट सीरीज में कब होता है और शाफ्ट पैरेलल में कब होता है। तो डियर स्टूडेंट, शाफ्ट सीरीज में ये जो कनेक्शन है ना, इसको बोलते हैं कॉम्पोजिट शाफ्ट। ये एक शाफ्ट है 1 और फिर उसके साथ ये दूसरा शाफ्ट सेकंड कनेक्टेड है, और ऐसे कनेक्टेड है कि जो इसमें जो बेसिकली अगर आप देखोगे टॉर्क ट्रांसमिशन सबका सेम होगा, टॉर्क ट्रांसमिशन दोनों का सेम होगा, हालांकि अलग अलग क्या है, लेकिन टॉर्क ट्रांसमिशन सेम होगा क्योंकि ये सीरीज में है। सीरीज की रिक्वायरमेंट ये है कि टॉर्क ट्रांसमिशन सेम होना चाहिए डियर स्टूडेंट। और इस केस में जो टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा कंपाउंड शाफ्ट का, वो होगा 1 और 2 के एंगल ऑफ ट्विस्ट का सम होगा डियर स्टूडेंट, अलजेब्राइक सम होगा। मतलब आप ये समझ सकते हो कि अलजेब्राइक सम का मतलब है कि मतलब डायरेक्शन को भी ध्यान में रखें। सो यहाँ पे 1 और 2 दोनों का अगर कंबाइंड, अगर इस पूरे कंपोजिट शाफ्ट का जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, इसका थीटा टोटल निकालोगे तो θ1 + θ2 होगा। तो सीरीज में याद रखना टॉर्क इक्वल होता है एंड जो एंगल ऑफ ट्विस्ट होता है वो सम हो जाता है टोटल। सो θ1 को मैं लिख सकता हूँ TL1/J1C1 फार्मूला से, और θ2 को TL2/J2C2, राइट? क्योंकि T/J C⁻L होता है, तो थीटा क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? TL/JC, और यही हमने T चूंकि इक्वल होगा तो TL1/J1C1 TL2/J2C2, ये एक्सप्रेशन को हम यूज कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम ये चीज आपको माइंड में रखना है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज कि शाफ्ट अगर पैरेलल में होगा, सो डियर स्टूडेंट शाफ्ट पैरेलल में कब होता है, तो ये वाली कंडीशन है। इस वाले कंडीशन के शाफ्ट में अगर आप देखोगे तो ये एंड और ये एंड दोनों एंड फिक्स्ड है, और ये दो शाफ्ट है और इसके जंक्शन पे या जॉइंट पे एक टॉर्क लग रहा है। अगर आप देखोगे ये जो टॉर्क T लग रहा है, ये टॉर्क T इसमें भी कुछ टॉर्क डेवलप करेगा और इसमें भी टॉर्क डेवलप करेगा। तो इस टाइप के शाफ्ट को हम बोलते हैं पैरेलल में कनेक्टेड शाफ्ट। तो पैरेलल में कनेक्टेड शाफ्ट का याद रखना एंगल ऑफ ट्विस्ट इक्वल होता है। जैसे कि यहाँ पे जंक्शन है या यहाँ पे जो जॉइंट है, इंटरफेस में जो हमने टॉर्क लगाया है, इसकी वजह से इसमें अगर θ1 डेवलप होगा और इसमें एंगल ऑफ ट्विस्ट θ2 होगा, तो दोनों इक्वल होगा, तब ये पैरेलल में कहलाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का एंगल ऑफ ट्विस्ट इक्वल होगा। और एंगल ऑफ ट्विस्ट को हम क्या बोलते हैं? T1L1/J1C1 = T2L2/J2C2। और एक और चीज याद रखना, पैरेलल में जो टोटल टॉर्क आप अप्लाई करोगे वो इन दोनों में जो टॉर्क डेवलप होगा उसके सम के बराबर होगा। मींस टोटल टॉर्क ट्रांसमिशन हमेशा क्या होगा? T1 + T2। वैसे भी आप समझ सकते हो, ये जो टॉर्क आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगा रहे हो, तो ये यहाँ पे और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेसिकली टॉर्क डेवलप करेगा। तो ये बेसिकली आपका T1 होगा और ये T2 होगा, राइट? दिस इज T1, दिस इज T2। सो आप T = T1 + T2 ले सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट इंपॉर्टेंट है, जो आपको दिमाग में रखना है व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल काइंड। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स अगर आते हैं तो डेफिनेटली वो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, उसमें टॉर्जन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट तो लगता ही है, बट सीरीज पैरेलल की जो स्पेशलिटी है शाफ्ट की, इस सीरीज में टॉर्क सेम होता है और एंगल ऑफ ट्विस्ट अलजेब्राइक सम हो जाता है। पैरेलल में एंगल ऑफ ट्विस्ट इक्वल होता है, टॉर्क सम हो जाता है, उल्टा हो जाता है, आप ऐसा समझ सकते हो। ये लॉजिक है जो आपको दिमाग में रखना है, राइट? ओके, सो डियर स्टूडेंट, टॉर्जनल एनालिसिस ऑफ शाफ्ट में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में बार-बार इसके बारे में पूछा गया है, और एसएससी जेई में इसको डिराइव करने के लिए भी क्वेश्चन आ चुका है। इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू टॉर्जन। सो डियर स्टूडेंट,
अगर शाफ्ट टॉर्जन से सब्जेक्टेड है तो उसमें डिफॉर्मेशन होता है, एंगुलर ट्विस्ट होता है। तो ट्विस्ट की वजह से बेसिकली ऑब्वियसली उसमें एक वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन उसके अंदर एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा और उसी एनर्जी को हम बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। हम ऑलरेडी स्ट्रेन एनर्जी, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस के केस में स्टडी कर चुके हैं। अलग से वीडियो हमने बनाया था, एक टॉपिक जो कि था स्ट्रेन एनर्जी एंड इंपैक्ट लोडिंग, तो वहां पे आप उस वीडियो में देखोगे तो स्ट्रेन एनर्जी का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे भी जब आप शाफ्ट टॉर्जन से सब्जेक्टेड है तो ऑब्वियसली उसमें ट्विस्ट हो रहा है, उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से उसमें एक एनर्जी स्टोर होगी जो बेसिकली टॉर्जनल स्ट्रेन एनर्जी कहलाएगी। सो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू टॉर्जन कहलाता है, जिसको हम टॉर्जनल रेजिलियंस भी बोलते हैं डियर स्टूडेंट, टॉर्जनल रेजिलियंस, जिसको हम यू से डिनोट करेंगे। और ये जो यू होता है ना डियर स्टूडेंट, ये अनलाइक शियर केस, यू नो, अगर आपको याद होगा जो हमने वो वीडियो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बनाया था, स्ट्रेन एनर्जी एंड इंपैक्ट लोडिंग, उसमें आपने देखा था कि शियर स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगा वो होता है टाउ स्क्वायर बाय 2c इनटू वॉल्यूम, और टेंसाइल और कंप्रेसिव की वजह से होता है सिग्मा स्क्वायर बाय 2e इनटू वॉल्यूम। बट चूंकि टॉर्जन ऑफ शाफ्ट शियर का ही केस है, लेकिन टाउ स्क्वायर बाय 2c इनटू वॉल्यूम नहीं होगा डियर स्टूडेंट। अगर सॉलिड शाफ्ट है तो क्या होगा, टाउ स्क्वायर बाय 4c इनटू टाउ स्क्वायर बाय 4c इनटू वॉल्यूम होगा सॉलिड शाफ्ट के लिए। देखो टाउ स्क्वायर बाय 2c होता है जनरली अगर आप देखोगे नॉर्मल शेयर के लिए, बट यहां पे टॉर्जनल के लिए टाउ स्क्वायर बाय 4c इनटू वॉल्यूम हो जाता है शाफ्ट के लिए। टाउ स्क्वायर बाय 4c इनटू वॉल्यूम याद रखना, 2c नहीं होगा 4c होगा सॉलिड शाफ्ट के लिए। और हॉलो के लिए डियर स्टूडेंट क्या होगा, टाउ स्क्वायर बाय 4c इनटू, ये एक्स्ट्रा टर्म आएगा कैपिटल डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर बाय कैपिटल डी स्क्वायर, जो कि एक ब्रैकेटेड टर्म है। अगर मैं इसको ब्रैकेट में डाल दूं और इनटू वॉल्यूम, राइट, तो वॉल्यूम तो रहेगा ही रहेगा, राइट। एंड सो सॉलिड शाफ्ट के लिए टाउ स्क्वायर बाय 4c इनटू वॉल्यूम, हॉलो शाफ्ट के लिए टाउ स्क्वायर बाय 4c इनटू कैपिटल डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर बाय कैपिटल डी स्क्वायर इनटू वॉल्यूम, हॉलो शाफ्ट के लिए। और अगर डियर स्टूडेंट शाफ्ट थिन हॉलो है, मींस जिसको हम बोलते हैं थिन हॉलो शाफ्ट, मतलब उसका जो वॉल थिकनेस है वो बहुत कम है, उस केस में इंटरनल डाया और एक्सटर्नल डाया इक्वल हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो उस केस में अगर मैं इस हॉलो में पुट कर दूं d और d को इक्वल वैल्यू पुट कर दूं, तो ये d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय d स्क्वायर, तो ये 2 हो जाएगा, बाकी कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 2 4 कैंसिल होकर 2 हो जाएगा। मींस जो ऑलरेडी आपको शियर वाला फॉर्मूला पता है उसके आसपास आ गया, मींस टाउ स्क्वायर बाय 2c इनटू वॉल्यूम। लेकिन याद रखना ये थिन हॉलो शाफ्ट के लिए होगा, जो कि रेयर केस होता है। तो जनरली ये, और ये आपको बार-बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, पूछा जा चुका है, इसका डेरिवेशन भी आ चुका है डियर स्टूडेंट, तो हम इसको एक बार डेराइव भी करेंगे, राइट। सो डेराइव करने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो डेरिवेशन का अप्रोच है, ये 2 मेथड से डेराइव कर सकते हैं, एक कैलकुलस मेथड से और एक बेसिक कॉन्सेप्ट मेथड से, जो बेसिकली हमने जो स्ट्रेन एनर्जी चैप्टर में जो हमने वर्क डन वाला लॉजिक निकाला था कि जो वर्क डन होता है वही स्ट्रेन एनर्जी के बराबर होता है। तो यही लॉजिक अगर हम यहाँ पे भी लगा दे तो हम ये डिराइव कर सकते हैं। और एक होता है एलिमेंट्री मेथड, एलिमेंट्री कैलकुलस मेथड, एक स्ट्रिप, एक रिंग हम एज्यूम कर लेंगे, एलिमेंट्री रिंग, और उसके लिए स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे और उसी को 0 से r तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो वो भी एक कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में बार-बार आ चुका है। मैं हॉलो वाले केस को डिराइव करता हूं, और हॉलो वाले केस को डिराइव करने का एडवांटेज ये मिलेगा कि उस डेरिवेशन के बाद अगर सॉलिड लेना है तो हम सॉलिड में क्या करेंगे, स्मॉल d को 0 कर देंगे, हम स्मॉल d को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो ऑब्वियसली हमारा क्या हो जाएगा, टाउ स्क्वायर बाय 4c, ये 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा इनटू वॉल्यूम, मींस टाउ स्क्वायर बाय 4c इनटू वॉल्यूम। मींस हॉलो प्रूफ करने का मतलब है उसमें स्मॉल d अगर 0 पुट कर देंगे तो सॉलिड बन जाएगा और ये ऊपर वाला आ जाएगा। और ये तो फिर से वही है, स्मॉल d और कैपिटल D अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, तो हॉलो से ही ये वाला आ जाएगा। मींस हॉलो इज द मोस्ट जनरल फॉर्म, जिसको अगर मैं डिराइव कर लूं तो आप सॉलिड और थिन केस में भी अज्यूम कर सकते हो। सो लेट्स सी। Okay, so dear student, strain energy stored, which we can say torsional resilience, hollow shaft के लिए हम derive कर रहे हैं। So hollow shaft के लिए जो strain energy होगा, you know strain energy हमेशा work done के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्योंकि torque का केस है तो work done by torque होगा, और work done torque कितना होगा, बेसिकली वर्क डन क्या होता है, लीनियर मोशन में फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। तो वहां पे अगर आपने देखा था तो एवरेज फोर्स इनटू
डेल्टा एल लिया था, बट यहाँ पे बेसिकली एवरेज टॉर्क इनटू डेल्टा एल यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे एंगुलर ट्विस्ट थीटा आ जाएगा। सो एवरेज टॉर्क इनटू थीटा ये बेसिकली आपका स्ट्रेन एनर्जी होगा जो कि वर्क डन के बराबर होगा। एवरेज टॉर्क डियर स्टूडेंट 0 + t/2 मींस t/2 इनटू थीटा हो जाएगा। मींस अपने को t/2 इनटू थीटा यही स्ट्रेन एनर्जी है। अब हम t और थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। इसके लिए हमने वही स्टैंडर्ड फार्मूला लिया t/j = c(θ/r = τ/r। नाउ डियर स्टूडेंट यहाँ पे t/j = τ/r को हमने एक साथ लिया, तो यहाँ से टॉर्क क्या हो जाएगा j/r। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, j की वैल्यू हॉलो के लिए π/32 d4 - d4, टाउ को टाउ रहने दिया और रेडियस को हमने कैपिटल रेडियस जो आउटर रेडियस है कैपिटल आउटर डाया बाय 2 लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे डिस्टेंस तो π/16 d4 - d4 बाय कैपिटल D2 टाउ आ गया जो कि t की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम t की वैल्यू ये पुट कर देंगे, राइट, ये हम t की वैल्यू पुट कर देंगे डियर स्टूडेंट। नाउ थीटा की वैल्यू के लिए फिर से हम टॉर्जनल इक्वेशन की हेल्प लेते हैं, इन दोनों को लेते हैं जो कि हमने यहाँ पे लिया है डियर स्टूडेंट। c(θ/l = τ/r, यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा टाउ l/rc। टाउ l r को हमने कैपिटल D/2 लिख दिया हॉलो के लिए, c को c रख दिया, 2 ऊपर चला जाएगा 2 टाउ l/dc हो गया डियर स्टूडेंट। और इसको हम पुट कर देंगे और इस दोनों को हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं t/2 इनटू थीटा में। देखो u हॉलो t की जगह हमने क्या पुट कर दिया डियर स्टूडेंट π/16 d4 - d4 बाय कैपिटल D इनटू t/2, 2 है तो 2 पुट कर दिया और थीटा की जगह 2 टाउ l/dc। नाउ डियर स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल हो गया और π/16 को मैं बेसिकली 1 ये जो टाउ स्क्वायर है ये टाउ स्क्वायर हो गया और ये 16 में से 4 हमने इधर ले लिया और c को भी हमने नीचे वाले c को एक साथ रख लिया, टाउ स्क्वायर बाय 4c ये टर्म बना लिया। बचा क्या, ये a स्क्वायर d4 - d4 को मैं लिख सकता हूं d स्क्वायर का स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर का स्क्वायर, राइट। तो a स्क्वायर - b स्क्वायर क्या होगा a + b * a - b, तो a - b * a + b ये हो गया। d4 - d4 को स्प्लिट कर दिया, फैक्टराइज कर दिया और पाई और यहाँ पे चूंकि 4 ले चुके हैं, ये 16 है तो π/4 हमने यहाँ पे ले लिया। कुछ स्ट्रेटजी है हमें बेसिकली फार्मूला डिराइव करना है, इसलिए इस टर्म को हमने दिस माइनस दिस और दिस प्लस दिस अपॉन ये d और ये d स्क्वायर हो गया और l एज इट इज रहा। नाउ टाउ स्क्वायर बाय 4c d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय स्मॉल d स्क्वायर को एक साथ रखा और ये π/4 d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा हॉलो शाफ्ट का, और उस क्रॉस सेक्शनल एरिया में लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा। मींस ये वाला टर्म डियर स्टूडेंट ये वॉल्यूम है, एरिया इनटू लेंथ, यही तो एरिया है, ये एरिया है और इनटू लेंथ, तो ये वॉल्यूम बन जाएगा। तो फाइनली u हॉलो क्या आ गया टाउ स्क्वायर बाय 4c इनटू d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय स्मॉल d स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। अब यहीं पे अगर सॉलिड के लिए करेंगे तो फॉर सॉलिड क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, सॉलिड के लिए स्मॉल d 0 हो जाएगा। सो देयरफॉर अगर मैं इसी फॉर्म में पुट कर दूं तो u सॉलिड कितना हो जाएगा टाउ स्क्वायर बाय 4c इनटू वॉल्यूम। सो ये सिंपल है, आप इस वे में डिराइव कर सकते हो बहुत आसानी से। हालांकि एक और मेथड है जो आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक में देख सकते हो, जो मैंने बताया एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट, मतलब ये एक शाफ्ट है, इसके लिए बेसिकली एक स्मॉल रिंग के लिए हम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर निकालेंगे और उसी को 0 से r तक इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, राइट। सो वो भी आप ले सकते हो और ये भी इफेक्टिव वे है। तो आई थिंक स्ट्रेन एनर्जी स्टोर ड्यू टू टॉर्जन जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। हाय डियर स्टूडेंट, नाउ टॉर्जनल एनालिसिस ऑफ शाफ्ट में जो नेक्स्ट पॉइंट है डियर स्टूडेंट, ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली एडवांस टॉपिक है और अब हम प्योर टॉर्जन से थोड़ा सा हटके उसके एडवांस कॉन्सेप्ट में इन कर रहे हैं। प्योर टॉर्जनल एनालिसिस आपने लर्न कर लिया, अब हम ये एज्यूम करते हैं कि जो शाफ्ट है उस पे टॉर्जनल फोर्स तो लगता ही है, मींस टॉर्जनल स्ट्रेस तो डेवलप होता ही है। एट द सेम टाइम जो शाफ्ट है वो बेंडिंग मोमेंट से भी सब्जेक्टेड होता है। नाउ क्वेश्चन कम्स टू स्टूडेंट कि बेंडिंग मोमेंट कैसे लगता है शाफ्ट पे। तो देखो प्रैक्टिकली अगर ये शाफ्ट है तो इस पे पुलीज माउंट होते हैं, यू नो आपने देखा होगा कि शाफ्ट पे पुली माउंट है, शाफ्ट पे बियरिंग माउंट है, शाफ्ट पे जो पुलीज में जो बेल्ट कनेक्टेड होता है उसमें टेंशन होता है। सो इन सब रीजन की वजह से बेसिकली शाफ्ट पे हमेशा, और शाफ्ट का खुद का वेट भी, ये सब रीजन शाफ्ट को बेसिकली बेंड करना चाहता है।
तो शाफ्ट जो कि हॉरिजॉन्टल होता है मान लो, तो वो एक बीम की तरह बेंड भी हो सकता है और उसमें एक बेंडिंग स्ट्रेस भी डेवलप होगा। सो अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो शाफ्ट घूम रहा है तो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस से भी सब्जेक्टेड है। एट द सेम टाइम इन सब प्रैक्टिकल रीजन से शाफ्ट पे बेंडिंग स्ट्रेस भी डेवलप होगा। तो ये कंबाइंड केस हो जाएगा। जब ये दोनों को अगर आप एक साथ कंसीडर करोगे तो जो एनालिसिस है वो थोड़ा सा एडवांस स्टेज में जाएगा और वही बेसिकली अपने को स्टडी करना है। मैं इस टॉपिक को इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये गेट और आईएएस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और एएमआई सेक्शन बी मैकेनिकल में भी इसके कई सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। और मैं आपको बताऊं एसएससी जेई में भी इवन कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है इस पॉइंट पे। इट मींस कि ये आपके स्कोप में है, राइट। सो डिप्लोमा लेवल पे इसका बहुत ज्यादा फोकस नहीं होता, बट बीटेक लेवल और जो अदर बीटेक लेवल के जो भी एग्जाम्स है उसमें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट डिप्लोमा एसएससी जेई में जस्ट मैं आपको अलार्म कर रहा हूं कि एसएससी जेई में कई बार स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ऑब्जेक्टिव में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। इक्विवेलेंट मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है। इट मींस कि ये कंबाइंड बेंडिंग और ट्विस्टिंग का ही क्वेश्चन है। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारा जो टॉपिक है ये है कंबाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग और टॉर्जन, मतलब शाफ्ट पे दोनों स्ट्रेस डेवलप होगा। तो डियर स्टूडेंट सिंपल है, हम एनालिसिस करना चाहते हैं और उस एनालिसिस के बेसिस पे हम ये देखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले देखो जो शाफ्ट है ये टॉर्जनल इक्वेशन को फॉलो करेगा और टॉर्जनल इक्वेशन क्या होता है, T by J इक्वल टू टाउ बाय आर। तो यहां से अगर मैं टॉर्क निकालूं तो J इंटू टाउ बाय आर हो जाएगा, पाई बाय 32 इंटू डी क्यूब होता है डियर स्टूडेंट। अगर आप देखोगे तो ओके, सो डियर स्टूडेंट J आपको पता है पाई बाय 32 d4 होता है, राइट। और R क्या होगा d बाय 2 और टाउ को हमने टाउ रहने दिया, मींस ये पाई बाय 16 d क्यूब इनटू टाउ आ जाएगा। मींस जो टॉर्क डेवलप होता है किसी भी शाफ्ट में वो बेसिकली क्या होता है, पाई बाय 16 इनटू d क्यूब इनटू शियर स्ट्रेस, जो कि बेसिकली हमने सॉलिड के केस में लिया। यहां से हमने टॉर्क इज इक्वल टू पाई बाय 16 d क्यूब इनटू टाउ लिख लिया। नाउ हम अब बेंडिंग इक्वेशन में जाएंगे क्योंकि शाफ्ट पे बेंडिंग स्ट्रेस भी डेवलप होगा जिसको हम डायरेक्ट स्ट्रेस बोलते हैं, क्योंकि वो टेंसाइल या कंप्रेसिव नेचर का होता है। तो वो टेंसाइल नेचर का मींस डायरेक्ट स्ट्रेस है, बेंडिंग स्ट्रेस है। तो उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो बेंडिंग इक्वेशन में फिर से m बाय i इज इक्वल टू सिग्मा बाय y है डियर स्टूडेंट। यहां पे सिग्मा b हमने लिख दिया, हालांकि ये डायरेक्ट स्ट्रेस है, टेंसाइल या कंप्रेसिव नेचर का होगा। तो यहां से अगर मैं मोमेंट ले लूं बेंडिंग मोमेंट m, तो क्या हो जाएगा सिग्मा b इंटू आई बाय वाई। सिग्मा b को ऐसे रहने दिया और i क्या होता है, अगर मैं सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का i निकालूं न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट तो पाई बाय 64 d4 और y क्या होता है न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस जो कि यहां पे d बाय 2 होगा, मींस r होगा। इसको सॉल्व किया डिवीजन तो पाई बाय 32 dq इनटू सिग्मा b आया। मींस यहां से क्लियर हो गया ये जो आपका m है, ये जो m है बेंडिंग मोमेंट या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये होगा पाई बाय 32 dq इनटू सिग्मा b। नाउ ये दो बेसिकली मोमेंट और टॉर्क, मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट, ये दो हमने निकाल दिया। अब आप देखो कि ये सिग्मा बी बेसिकली डायरेक्ट स्ट्रेस है और जो टाउ है ये बेसिकली शियर स्ट्रेस है। तो अगर आप देखोगे एक ही शाफ्ट पे अगर बेंडिंग स्ट्रेस भी डेवलप हो रहा है जो कि डायरेक्ट स्ट्रेस है और शियर स्ट्रेस से भी सब्जेक्टेड है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट डेवलप होगा डियर स्टूडेंट। एक अलग से चैप्टर है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, मोहर सर्कल, वहां पे इसका पूरा एनालिसिस होता है कि अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस लग रहा है, अगर ऑब्जेक्ट पे बेंडिंग मींस डायरेक्ट स्ट्रेस भी लग रहा है, शियर स्ट्रेस भी लग रहा है, तो जो प्रिंसिपल स्ट्रेस डेवलप होता है वो उसका एक डेरिवेशन होता है और वो सारा लॉजिक हम उस चैप्टर में करेंगे, बट उसका यहाँ पे यूज होगा। तो हम अभी उस पे नहीं जा रहे, उसके क्रक्स पॉइंट, उसके फॉर्मूले पे आते हैं और वो ये कहता है कि जब भी डायरेक्ट स्ट्रेस विच इज सिग्मा बी और शियर स्ट्रेस का केस होगा तो जो प्रिंसिपल स्ट्रेस डेवलप होगा वो हमेशा होता है बेसिकली डियर स्टूडेंट, ये होता है सिग्मा डी अपॉन 2 प्लस माइनस, प्लस का मतलब है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनस का मतलब होता है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो हम यहाँ पे एनालिसिस में हमें मैक्सिमम से मतलब है इसलिए हम प्लस लेंगे, बट स्टिल मैंने फॉर्मूला लिखा सिग्मा प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है सिग्मा डी बाई 2 प्लस माइनस रूट अंडर सिग्मा बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, राइट। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक ही स्ट्रेस है ना बेसिकली, अगर दो बेंडिंग स्ट्रेस होता, अगर दो डायरेक्ट स्ट्रेस होता तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 हो जाता है,
बट यहाँ पे ये सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 नहीं है, ये बेसिकली क्या है, बेसिकली वो दूसरा पार्ट 0 है, तो ये सिर्फ सिग्मा d बाई 2 होगा। और ये फॉर्मूला होता है बेसिकली डियर स्टूडेंट प्रिंसिपल स्ट्रेस के लॉजिक से, तो उसी का ये प्लस वाली वैल्यू हमने लिया, मैंने लिख भी दिया, प्लस इज फॉर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस लेट्स से सिग्मा 1, और माइनस इज फॉर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो माइनर वाले से हमें मतलब नहीं है। तो और एक और उसी में फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट, अगर सिग्मा डी और टाउ दोनों से सब्जेक्टेड हो तो प्रिंसिपल स्ट्रेस मेजर और माइनर का तो ये फॉर्मूला होता है, बट एक शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनर माइनस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस बाय 2। यहां पे अगर आप देखोगे तो मेजर वाला प्लस है, दूसरा वाला माइनस है, तो इन दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट सिंपली ये टर्म, क्योंकि प्लस वाले में प्लस आएगा और माइनस, फिर माइनस वाले में भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस बचेगा जो टर्म बेसिकली ये वाला बचेगा ऊपर वाला, तो मींस इस वाले टर्म को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, राइट। सो सिग्मा b बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। सो ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है, राइट। कई बार इसको देखोगे तो सिग्मा b स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर भी लिख सकते हैं और वो बाहर 1 बाय 2 लिख देते हैं, बट हम बेसिकली इसको फॉलो करेंगे। नाउ इट इज नाउ एस्टैब्लिश्ड कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा वो ये होगा, और जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ये होगा, और मैक्सिमम स्ट्रेस मतलब इसका जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा